Hi guys, I'm Sakshi Phava, your English educator on Unacademy. So today I have brought this very important session for all of you क्योंकि अभी जो आपके upcoming बैंक एग्जाम्स हैं उसमें idioms and phrases बहुत ही ज़्यादा important role play करते हैं and they are actually asked in prelims as well as mains. सो आपको डेफिनेटली वो इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस तो आने ही चाहिए जो रिपीटेडली पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में. सो चलिए हम इसको कवर करेंगे. वी विल कवर दिस इन 3 पार्ट्स. 20 वी विल बी कवरिंग इन दिस मैनर. सो फर्स्ट पार्ट इज दिस क्लास. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू. सो इसको हम मीनिंग्स और एग्जाम्पल्स के साथ देखने वाले हैं सो दैट आपको बेटर समझ में आए. My suggestion would be start using them once you understand the meaning of all these idioms and phrases. Start using them wherever possible. So फिर आपको बिल्कुल भी उसको एक्स्ट्रा रट्टे मारने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी. So चलिए स्टार्ट करते हैं without any further ado. First and foremost, regarding my batch, I would like to inform all of you. जो भी स्टूडेंट्स प्लस पे मुझसे पढ़ना चाहते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स आपका प्रैक्टिस बैच भी चल रहा है अपकमिंग बैंक एग्जाम्स के लिए. जो लोग भी पढ़ना चाहते हैं उनको बता देती हूँ कि अभी जस्ट मेरा बैच शुरू हुआ है जो कि हम प्रैक्टिस बैच के नाम से जानते हैं. 2:30 PM पर उसकी क्लास होती है एंड सारे के सारे क्वेश्चंस हम उसमें डेली प्रैक्टिस करते हैं. आपका आरसी हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, पैराजंबल हो गया, सेंटेंस कनेक्टर हो गया. सो वो बैच जस्ट अभी शुरू हुआ है. अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहें तो बता दूंगी कि कैसे लेना है. वन मोर बैच आपके लिए मैं लेकर आ रही हूँ क्योंकि काफी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है टॉपिक्स में, पर्टिकुलर टॉपिक्स में. जैसे कि मैम हम आरसी नहीं कर पाते हैं, हम पैराजंबल नहीं कर पाते, हमें इसमें प्रॉब्लम आती है, हमें सही स्ट्रैटेजी नहीं पता, प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है. सो इफ दैट इज योर इशू तो उसके लिए भी एक अलग से बैच में लेकर आ रही हूँ, टॉपिक वाइज बैच, जिसमें हम एक एक पर्टिकुलर टॉपिक उठाएंगे एंड हम करने वाले हैं उसकी प्रैक्टिस विद द राइट स्ट्रैटेजी. सो अगर आप वो बैच अटेंड करना चाहते हो तो भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो. सो बेस्ट पार्ट सब्सक्रिप्शन का ये होता है कि आपको अलग अलग बैचेस नहीं खरीदने हैं. बस एक बार परचेज कर लिया तो आप सारे के सारे बैचेस जो है वो देख पाएंगे बाय ऑल एजुकेटर्स. ओके, सो कैसे लेना है सब्सक्रिप्शन वो बता देती हूँ आपको. सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप जाएंगे unacademy.com पर. वहां पर सिलेक्ट कर लीजिएगा बैंक एग्जाम कैटेगरी, ठीक है. और फिर उसके बाद आपको गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करके सिलेक्ट करना है कि कितने मंथ्स के लिए चाहिए. तो एटलीस्ट 12 या 24 महीने का आप सिलेक्ट कर लीजिएगा क्योंकि उसमें फिर आपके प्रीलिम्स और मेंस पूरी तैयारी जो है वो कवर हो जाएगी. डिस्काउंट कोड आपसे जो पूछें तो आप ये लगा दीजिएगा Sakshi24 क्योंकि यस आपको डिस्काउंट भी तो चाहिए, इकोनॉमिकल भी तो बनाना है कोर्स को, राइट. सो यू कैन यूज दिस डिस्काउंट कोड Sakshi24 एंड आपको फिर सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस जो है वो दिखने लग जाएंगी. सारे बैचेस जो अनअकैडमी पे लॉन्च हुए हैं, बेस्ट से बेस्ट एजुकेटर्स की क्लासेस आपको इसमें नजर आएंगी, ठीक है. सो जरूर से आप आज के आज सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा क्योंकि प्रैक्टिस बैच तो चल रहा है, उसमें डेली न्यू क्लासेस, न्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम करते हैं. बाकी टॉपिक वाइज बैच न्यू स्टार्ट होने वाला है जिसमें पर्टिकुलर टॉपिक्स को हम टच करने वाले हैं. सो दोनों ही बैचेस चलेंगे साथ साथ, तो आप दोनों के दोनों अटेंड कर सकते हैं, ठीक है. चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले इडियम एंड फ्रेज के साथ. पहला इडियम क्या कहता है? अ हॉट पटेटो. सो अब आप किसी चीज को अगर हॉट पटेटो कह रहे हैं इसका मतलब ये होता है कि वो चीज बहुत डिफिकल्ट है या आप उस चीज के साथ डील ही नहीं कर पा रहे हैं, राइट. सो जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है कि टेररिज्म इज अ पॉलिटिकल हॉट पटेटो इन अफगानिस्तान. सो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है कि अफगानिस्तान, जो लोग न्यूज पढ़ते हैं, द तालिबान ने अफगानिस्तान को टेक ओवर कर लिया है, गवर्नमेंट को टॉपल कर दिया है, गवर्नमेंट को भगा दिया है वहां से, अब द तालिबान आ गया है वहां पर. तो टेररिज्म जो है वो एक डिफिकल्ट चीज है जो बिल्कुल भी अफगानिस्तान अकेले डील नहीं कर पा रहा है. अफगानिस्तान की हेल्प यूएस जरूर कर रहा था बट यूएस ने भी अपनी आर्मी को विड्रॉ कर लिया. तो देखो बेटा, ये सब न्यूज की बातें हैं बट मैं आपको रेफरेंस बता रही हूँ. सो टेररिज्म तो आप समझते ही है ना कि क्या होता है. सो अगर आपको न्यूज नहीं भी पता तो भी इट्स वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि टेररिज्म जो है वो एक बहुत ही मुश्किल चीज है, नॉट जस्ट फॉर अफगानिस्तान, किसी भी कंट्री के लिए हैंडल करना. तो हॉट पटेटो वो चीज होती है. अब जैसे आपने आलू, आप इसको याद करने का तरीका ऐसे बना लो कि आपने आलू उबाला, ठीक है, आप उस आलू को तुरंत से ही टच नहीं कर सकते हो बिकॉज इट्स वेरी हॉट, राइट. सो यू कांट डील विद इट कि भाई आपने सोचा कि भाई मैं जैसे ही कुकर में से निकाला उसको मैं तुरंत से सैंडविच बना दूं. आप उसको हाथ में नहीं ले पाओगे, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू होल्ड इट इन योर हैंड. ये सिर्फ समझने का तरीका है, ओके. सो कोई भी चीज जो आपके लिए डिफिकल्ट है,
हैंडल करना इज अ हॉट पोटैटो फॉर यू। ऐसे नहीं कि बस आलू बॉईल किया, निकाला, उसका सैंडविच बना दिया। इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर यू तुरंत से उसको पकड़ना। सो दैट इज योर फर्स्ट इडियम, हॉट पोटैटो। सेकेंड इज अ पेनी फॉर योर थॉट्स। सो दिस इज हाउ यू एक्चुअली स्पीक इट, है ना। इसको जैसे मैंने बोला, अ पेनी फॉर योर थॉट्स, जब आप किसी से उसका ओपिनियन मांग रहे हैं, ठीक है, तब आप ये इडियम यूज कर सकते हो, अ पेनी फॉर योर थॉट्स। इसका मतलब है कि मैं जानना चाहूंगा कि आपके मन में इस टॉपिक के रिगार्डिंग क्या चल रहा है, ठीक है। सो इट्स अ वे ऑफ आस्किंग व्हाट समवन इज थिंकिंग। जैसे आफ्टर सेवरल मिनट्स ऑफ साइलेंस ही फाइनली लुक्ड एट हर एंड सेड, अ पेनी फॉर योर थॉट्स लिली। इसका मतलब है कि भाई बहुत समय से लिली चुप थी, सब लोग बातचीत कर रहे होंगे, तो अब मुझे लिली से पूछना है कि उसका क्या कहना है इस पे। तो मैं उससे कहूंगी, लिली अ पेनी फॉर योर थॉट्स, मतलब तुम भी बताओ कि तुम क्या सोच रही हो, ठीक है। अच्छा, इस पे एक और मुझे इडियम याद आ रहा है इसी से रिलेटेड। अब जैसे मान लो मैं किसी से पूछ रही हूँ, अ पेनी फॉर योर थॉट्स, कि तुम्हारा क्या कहना है इस पर, तो मैं ये बोलूंगी, अ पेनी फॉर योर थॉट्स। लेकिन मान लो मैं खुद ही अपना ओपिनियन दे रही हूं, उस टाइम पर मैं क्या बोलूंगी, जब मुझसे कोई नहीं पूछ रहा, ठीक है, मुझसे जैसे किसी ने भी नहीं पूछा, लेकिन फिर भी मैं अपना ओपिनियन खुद ही दे रही हूं, तो अब मैं कौन सा इडियम यूज करूंगी? मैं यूज करूंगी माई टू सेंट्स, ठीक है। मैं बोलूंगी माई टू सेंट्स, आई वुड लाइक टू गिव माई टू सेंट्स इन दिस डिस्कशन, कि भाई मैं अपना ओपिनियन देना चाहूंगी इस डिस्कशन में। उस टाइम पर मुझसे किसी ने पूछा नहीं है, पर फिर भी जब मैंने अपना ओपिनियन दिया, तो मैं उसको इडियम फॉर्म में क्या बोलूंगी कि ओके, आई सी दैट यू गाइज आर डिस्कसिंग दिस मैटर एंड आई वुड लाइक टू गिव माई टू सेंट्स, मुझे अपना ओपिनियन इसमें देना है, ठीक है। सो पेनी फॉर योर थॉट्स, सामने वाला जब मुझसे मेरा ओपिनियन मांग रहा है, तो वो बोलेगा, वो कहेगा, साक्षी अ पेनी फॉर योर थॉट्स प्लीज, मतलब अपना ओपिनियन दो। और दूसरा सिचुएशन, जब मुझसे किसी ने भी नहीं पूछा मेरा ओपिनियन, पर फिर भी मुझे देना है, तो मैं अब बोलूंगी कि ओके, आई वुड लाइक टू गिव माई टू सेंट्स इन दिस डिस्कशन, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। कौन बोल रहा है वो भी क्लियर होना चाहिए। थर्ड वन, एड इंसल्ट टू इंजरी। सो एड इंसल्ट टू इंजरी का मतलब होता है एक सिचुएशन जो ऑलरेडी खराब थी, उसको और बुरा कर देना, ठीक है। सो बैड सिचुएशन को वर्स बना देना, तो बैड पॉजिटिव डिग्री होता है ना, बुरी थी उसको और बुरा बना देना, कंपैरेटिव और बुरा, ठीक है। Their basement was flooded and then to add insult to injury a pipe burst in the kitchen। वैसे ही बेसमेंट में पानी भरा हुआ था, फ्लडेड थी, एंड उसी में और बुरी सिचुएशन क्या हो गई कि पाइप भी बर्स्ट हो गया किचन में। सो एड इंसल्ट टू इंजरी, ऑफ कोर्स कोई वुंड था आपको, उस पे किसी ने इंसल्ट भी कर दिया, आपका दिन वैसे ही खराब जा रहा था, आपको चोट लगी हुई थी। सो दिस इज जस्ट टू अंडरस्टैंड। मैं सिर्फ वर्ड्स को वहां पर आपको अंडरस्टैंड कराने के लिए बता रही हूँ, ये सिर्फ चोट से रिलेटेड नहीं होता है, ओके। सो मान लो आपको चोट लगी हुई थी ऑलरेडी, किसी ने आपकी इंसल्ट भी कर दी, तो आपका दिन और खराब हो गया, यार मेरे को चोट भी लगी थी, उसने मुझे डांट भी दिया, मेरी इंसल्ट भी कर दी, ठीक है। सिर्फ याद करने का तरीका है ये। मीनिंग इसका है टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स। बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड, बिल्कुल ABC से स्टार्ट करना, ठीक है। ड्रॉइंग बोर्ड पे स्टार्ट करना, जैसे भी ABC से बचपन में हमने चीजें सीखी थी, बिल्कुल वहां से स्टार्ट करने को कहते हैं बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड। आई फेल दिस सेमेस्टर बट नाउ आई एम बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड। सो ऑफकोर्स सेमेस्टर फेल कर गया अगर, तो फिर से वहीं से शुरू करना पड़ेगा ना बेटा, जहां से स्टार्ट किया था। सो दैट्स बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड। दिस वन इज इजी। बॉल इज इन योर कोर्ट। बॉल इज इन योर कोर्ट का मतलब होता है कि अब तुम्हारा बारी है नेक्स्ट स्टेप लेने का, okay। So when you have to say that it's now your turn to take the next step, you say the ball is in your court, like I have made my decision, now the ball is in your court। So for example, आप जो हैं कोई चीज खरीद रहे हो, या हाँ, सो बेसिकली व्हेन यू आर बाइंग समथिंग, आप नेगोशिएट कर रहे हो विद द सेलर, नेगोशिएट कर रहे हो कि नहीं भाई मैं तो इतना ही पैसा दूंगा इसका। सो यू हैव सेड कि भाई X रुपीज आई कैन पे, now the ball is in your court, now you tell me what is your decision। So I have taken my decision that I can pay X rupees for this particular thing। अब तुम्हारी बारी है डिसीजन लेने की, सो इट्स योर थिंग, ठीक है। अब वट एवर यू से, सो वो स्टेप लेगा, उसको कहते हैं बॉल इज इन योर कोर्ट। बाकिंग अप द रॉन्ग ट्री। बाकिंग अप द रॉन्ग ट्री का मतलब होता है गलत इंसान को अक्यूज करना, उसने कुछ भी नहीं किया है बट आप जो है वो गलत इंसान को इल्जाम लगा रहे हो।
या आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि कोई चीज खो गई है और आप गलत जगह पर उसको ढूंढ रहे हो, दैट इज व्हेन यू कैन से बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। जैसे ही डिड नॉट कमिट द क्राइम, यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। अब जैसे पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो कई बार जिसने भी क्राइम नहीं भी किया होता है उसके ऊपर भी शक जा रहा होता है, राइट? सो आप क्या बोल सकते हो कि उसने क्राइम नहीं किया है, तुम झूठे आई मीन तुम गलत इंसान के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो, राइट? सो यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। नेक्स्ट, बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ, किसी की पीठ देखना में खुशी हो रही है आपको, इसका मतलब है उसको जाते हुए देखने में खुशी हो रही है। सो यू आर ग्लैड टू सी समवन लीव, आप बिल्कुल तंग आ गए हो, प्लीज भगवान ये चला जाए यहाँ से, इंसान मैं परेशान हो गई हूं इससे। सो यू आर ग्लैड टू सी द बैक ऑफ समवन, ठीक है? सो बेसिकली आप उसके सामने तो ऐसे हाँ अरे क्यों जा रहे हो भैया, क्यों जा रहे हो, एंड व्हेन द पर्सन टर्न्स देयर बैक टुवर्ड्स यू, आप डांस कर रहे हो, इसको ऐसे आप याद कर सकते हो। सो आई नेवर लाइक्ड हर, आई विल बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ हर, इसका यही मतलब है कि भाई वो चली जाए यहाँ से, मैं तभी खुश होऊंगा। सो किसी को जाते हुए देखकर उसकी पीठ दिखती है ना आपको, सो उससे आप याद कर सकते हो, ठीक है? बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड। सो बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड का मतलब होता है कि कोई बहुत ही अच्छा इनोवेशन हो गया है, कोई बड़ा ही अच्छा आइडिया आपके सामने आ गया है, ठीक है? जैसे ही थिंक्स वायरलेस इंटरनेट एक्सेस इज द बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड, मतलब इंटरनेट जब आपको वायरलेस मिला, ठीक है, कि भाई हम कहीं पर भी जाकर, अब पहले क्या होता था इंटरनेट में भी वायर लगानी पड़ती थी हमको, अभी वायरलेस इंटरनेट राउटर्स आ गए हैं आपके, ऐसे वायरलेस डोंगल्स आ गए हैं कि हम कहीं पर भी जाएं तो हमें इंटरनेट मिल जाएगा, राइट? वी कैन कैरी इट लाइक दैट। तो वो हमारे लिए सबसे अच्छी चीज है, सबसे अच्छा इन्वेंशन है, तो उसके लिए हम कह रहे हैं इट्स द बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड। सो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि स्लाइस्ड ब्रेड आपको अगर मिल जाए तो आपको उसको अलग से काटना नहीं पड़ेगा ना, तो स्लाइस्ड ब्रेड एक इन्वेंशन तो नहीं है, बट या इट्स अ थिंग जो आपके लिए हेल्पफुल है। तो जब से ये चीज बनी है उससे अब जाकर एक अच्छी चीज मुझे मिली है, जो कि ये है इस केस में इंटरनेट। इसको ऐसे समझ सकते हो कि इट्स द बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड। तो स्लाइस्ड ब्रेड एक ऐसा इन्वेंशन था जो मुझे अच्छा लगा था, और अब ये इन्वेंशन मुझे अच्छा लगा। सो बेसिकली इट्स अ गुड थिंग जो मुझे अभी इंटरनेट ऐसा मिल गया है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड, समझने के लिए बोला मैंने ये स्लाइस ब्रेड वाली बात, हालांकि इट इज यूज्ड फॉर अ गुड आइडिया, इन्वेंशन, कोई अच्छी चीज जो आपको मिल गई है। क्यूरियोसिटी किल द कैट, अब ये एक इडियम ऐसा है जो उस इंसान को बोला जाता है जो बहुत इंक्विजिटिव हो रहा हो किसी और के बारे में जानने के लिए। अब आप देखो ना, दुनिया यही ऐसी है ना कि भाई उसके बारे में जानने में मुझे बड़ा इंटरेस्ट है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। सो आपको उस बंदे को जब बोलना है कि यार सुनो प्लीज उसके बारे में इतना डिस्कस मत करो, क्यूरियोसिटी किल द कैट, तो आप उसको डराने के लिए बोल रहे हो कि भाई जब आप किसी और की लाइफ में दखल अंदाजी करते हो तो हार्म तुम्ही को होता है फिर अल्टीमेटली, ठीक है? तो आप उस बंदे को चुप कराने के लिए ये बात बोलोगे, उसको वार्निंग देने के लिए कि मत पूछो, डोंट आस्क, क्यूरियोसिटी किल द कैट। सो डोंट आस्क अबाउट समवन एल्सेस लाइफ, डोंट एक्चुअली बी दैट इंट्रूसिव पर्सन जिसको सबके बारे में जानना है, ओके? सो डोंट आस्क अबाउट हिज डिवोर्स, क्यूरियोसिटी किल द कैट। सो अब ऑफ कोर्स कोई डिवोर्स ले रहा है वो उसका पर्सनल मामला है, ठीक है? तुम पूछ रहे हो उसके बारे में खोद खोद के, क्योंकि लोगों को करनी होती गॉसिप, है ना? तो आप कह रहे हो कि उसके डिवोर्स के बारे में मत पूछो, इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग, क्यूरियोसिटी किल द कैट। तो आप उसको डराने के लिए कह रहे हो कि भाई जब कैट, सो इसको याद करने का तरीका यही है कि जब कैट क्यूरियस होती है और कहीं ऐसे जगह पर चली जाती है तो वो उसका एक्सीडेंट हो गया और कैट मर गई, तो आप ऐसे इसको याद कर सकते हो कि क्यूरियोसिटी के चक्कर में कैट इधर उधर जा रही थी एंड वो सड़क पे चली गई एंड उसका एक्सीडेंट हो गया तो वो मर गई। तो क्यूरियोसिटी मत दिखाओ, तुमको भी हार्म होगा, ऐसे आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है? तो मैं याद करने का भी तरीका बता रही हूँ, ये जो मैं एक एक वर्ड का ट्रांसलेशन आपको दे रही हूँ। इडियम्स एंड फ्रेजेस वैसे नहीं होते हैं कि भाई सिर्फ कैट के लिए ही ये इडियम यूज हो सकता है, नो, मैं बस याद करने का तरीका बता रही हूँ, बार बार ये मेंशन कर रही हूँ, ओके? अब नहीं करूंगी मेंशन। कट कॉर्नर्स, कट कॉर्नर्स का मतलब क्या होता है? काम चलाऊ काम कर लेना, कि भाई शॉर्टकट ले लेना पैसा बचाने के लिए, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज कर देना, ठीक है? सो व्हेन यू आर कटिंग कॉर्नर्स, इसका मतलब है कि बहुत अच्छी क्वालिटी तो कुछ मेंटेन नहीं किया आपने, काम चलाऊ काम कर दिया है, पैसा बचा लिया अपना, बस उसको कहते हैं।
सो दे ऑलवेज पुट क्वालिटी फर्स्ट, दे वोंट कट कॉर्नर्स जस्ट टू सेव मनी. सो वही वो कह रहे हैं कि यार जैसे मान लो स्टार्टअप्स हैं, दे कैन नॉट कट कॉर्नर्स एट ऑल. स्टार्टअप्स कैन नॉट कट कॉर्नर्स, क्योंकि अगर स्टार्टअप्स कॉर्नर्स कट करने लग गए, इसका मतलब है काम चलाओ काम करने लग गए, पैसा बचा के क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करने लग गए, तो वो चलेंगे ही नहीं कभी, वो कभी ब्रेक इवन पे ही नहीं आ पाएंगे, वो कभी प्रॉफिट ही नहीं कमा पाएंगे. तो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि स्टार्टअप्स कट कॉर्नर्स नहीं कर सकते हैं. ओके, एंड टू कट कॉर्नर्स मीन्स टू डू दैट काम चलाओ काम. सो दैट्स द मीनिंग. ओके, कट द मस्टर्ड. कट द मस्टर्ड का मतलब क्या होता है, ये सब सुने होंगे आपने, बट आई एम श्योर कि अभी आपको बेटर समझ में आ रहे होंगे इस क्लास में. सो कट द मस्टर्ड का मतलब क्या होता है, जो आपसे एक्सपेक्टेड था आपने उतना एक्सपेक्टेशन फुलफिल किया है, सेटिस्फैक्टरीली परफॉर्म किया है आपने. सो कट द कॉर्नर्स से आप इसको याद कर सकते हो. कट कॉर्नर्स, सेटिस्फैक्टरीली परफॉर्म नहीं किया, क्वालिटी मीट नहीं करी, शॉर्टकट लिया. कट द मस्टर्ड उसका जस्ट ऑपोजिट हो गया कि आपने अच्छा काम करके दिया है, स्टैंडर्ड के हिसाब से काम करके दिया है. So we need a better catcher. This one just doesn't cut the mustard. So catcher, of course, cricket की बात हो रही होगी कि हमें एक अच्छे कैचर की जरूरत है. ये जो बंदा हमने रखा है ना कैच करने के लिए, ये satisfactorily परफॉर्म नहीं कर रहा है. ओके, डेविल्स एडवोकेट. अब देखो ये सुना जरूर होगा आपने, बट आई डोंट नो कि आपने इसको कभी समझा इस इडियम को कि नहीं. देखो क्या होता है, कई बार हम कोई चीज को सपोर्ट नहीं भी कर रहे होते हैं, या हम उस चीज के अगेंस्ट नहीं भी होते हैं, फिर भी हम उल्टी बात बोल देते हैं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड लेबर. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड लेबर. चाइल्ड लेबर एक अच्छी चीज नहीं है. ठीक है, चाइल्ड लेबर एक अच्छी चीज नहीं है, तो आइडियली हम उसके अगेंस्ट हैं. ठीक है, बट क्लास में मान लो मैंने ऐसा डिस्कशन कर दिया स्टार्ट, मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ और ऐसे डिस्कशन कर रही हूँ, और मैंने ऐसा डिस्कशन स्टार्ट कर दिया कि चाइल्ड लेबर इतना बुरा भी नहीं है, ठीक तो है. और ये डिस्कशन पता है मैं किस इंटेंशन से कर रही हूँ, ताकि बच्चे मुझे इसके बारे में इसके पॉइंट्स बताएं कि नहीं मैम अच्छा कहाँ है, बुरा है ये तो, और मुझे वो बुरे बुरे पॉइंट्स वो बताने लग जाए. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो मैं भी चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट ही हूँ, आप भी उसके अगेंस्ट ही हैं, पर मैंने उल्टी बात बोल दी, मैंने उसके फॉर में बात कह दी कि यार इतना भी बुरा नहीं है. तो फिर सामने वाला कहेगा नहीं यार मैम बुरा तो है, फिर वो बुरे के पॉइंट्स बताने लग जाएगा मुझे. ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब मैं जिस भी बात में बिलीव करती हूँ और मैं उसकी उल्टी बात बोल रही हूँ जस्ट टू स्टार्ट अ डिस्कशन, कि भाई सामने वाला उस पर डिस्कस करना चालू करे, तो मैं डेविल्स एडवोकेट प्ले कर रही हूँ. ठीक है, तो एक ऐसे की क्लास में मैंने बोल दिया कि चाइल्ड लेबर अच्छी चीज है यार, बुरी तो नहीं है. फिर मेरे बच्चों ने स्टार्ट कर दिया कि नहीं मैम इतनी बुरी है इतनी बुरी है, और वो मुझे पॉइंट्स दे रहे हैं बुरे होने के, तो मैं डेविल्स एडवोकेट हूँ. ओके, सो द टीचर ऑलवेज प्लेड डेविल्स एडवोकेट टू प्रोवोक डिस्कशन इन द क्लासरूम. चलिए नेक्स्ट, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर द एग्स हैव हैच्ड. मतलब प्लान्स मत बनाओ जब तक वो चीज हो नहीं गई है. सो ऐसा भी हो सकता है कि वो चीज ना टर्न आउट हो जैसे आपने सोचा है, तो पहले से प्लान्स मत बनाओ. So you might not win the prize and you've already spent the money. Don't count your chickens before the eggs have hatched. So egg अभी hatch भी नहीं हुआ और तुम सोच रहे हो कि हर egg में से चिकन निकल आएगा. I hope you're understanding. अभी egg फूटा भी नहीं है, hatch भी नहीं हुआ है, और तुमने पहले से ही सोच रखा है कि मेरे पास इतने सारे चिकन्स आने वाले हैं. ठीक है, तो hen का बच्चा, राइट. तो जब कोई चीज हुई नहीं है उससे पहले उसके प्लान्स नहीं बनाने चाहिए. डोंट गिव अप द डे जॉब. सो गिविंग अप द डे जॉब, कभी आपको कोई जब ऐसी राय देता है कि ये काम मत करना, तुम इसमें अच्छे नहीं हो, तो वो आपसे ये कहना चाहता है डोंट गिव अप द डे जॉब. ठीक है, तो आप उस चीज में अच्छे नहीं है, वो आपको रोक रहा है बंदा कि तुम इसमें अच्छा नहीं कर पाओगे इस करियर में आगे, क्योंकि तुम इसमें अच्छे नहीं हो, तो वो आपको यही बोलेगा. सो एक ह्यूमरस वे है ऑफ रिकमेंडिंग समवन नॉट टू परस्यू समथिंग जिसमें वो अनसक्सेसफुल हो जाएगा. ठीक है, कि भाई तुम इसमें अच्छे नहीं हो, इस चीज को आगे मत कंटिन्यू करो, इस करियर को मत चुनो, तुम इसमें अच्छे नहीं हो. ठीक है, अब मान लो आपकी आर्ट अच्छी नहीं है, ठीक है,
और या आपकी ड्रेस सेंस आपका अच्छा नहीं है और आप फैशन डिजाइनिंग करना चाहते हैं, तो वही वो कह रहा है कि यार तुम नहीं कर पाओगे इसको, तुम्हारे अंदर वो क्रिएटिविटी नहीं है, डोंट गिव अप द डे जॉब. ओके, Why did you invest in business even after failing it in the past? Don't give up the day job. अब पहले भी तुम बिजनेस पे पैसा लगा चुके हो और फेल हो चुके हो, फिर से तुमने पैसा लगा दिया. डोंट गिव अप द डे जॉब, तुम नहीं कर पाओगे. ठीक है. डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. ये डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट के लिए आता है. इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ये कि भाई जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें एक ही जगह पर पैसा नहीं लगा देना चाहिए कि भाई स्टॉक मार्केट में लगाया तो सारा स्टॉक मार्केट में लगा दिया, गोल्ड में लगाया तो सारा गोल्ड में लगा दिया, क्योंकि अगर वो चीज गिर गई तो सारा का सारा पैसा डूब जाएगा. सो एक ही चीज में अपना टेंशन पूरा नहीं देना चाहिए, अपना पैसा पूरा नहीं लगाना चाहिए. उसको कहते हैं डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. सो जैसे अब हार्वर्ड को वो बोल रहा है कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. किसी और कॉलेज में भी अप्लाई करो, सिर्फ हार्वर्ड नहीं, हार्वर्ड को नहीं बोल रहा है, बंदे को बोल रहा है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लिए. सॉरी. सो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पे नहीं हुआ तुम्हारा तो क्या होगा फिर, बाकियों में भी तो करो अप्लाई. अब जैसे एमबीए करना है तो एक बच्चे ने सिर्फ कैट ही अप्लाई किया, तो सिर्फ कैट अप्लाई नहीं करो ना, बाकी एग्जाम्स में भी करो. ऐसा ना हो कि कैट में नंबर नहीं आए तुम्हारे. सो डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. ड्रास्टिक टाइम्स कॉल फॉर ड्रास्टिक मेजर्स. अच्छा, इसका एक और रिलेटेड होता है, डेस्परेट टाइम डेस्परेट मेजर्स. ठीक है, इसका यही मतलब है टाइम्स कि कभी कभी हमको ऐसा डिसीजन या एक्शन लेना पड़ता है जो अच्छा तो नहीं होता है बट मजबूरी में लेना पड़ रहा है क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है. ठीक है, वही सेम मीनिंग है दोनों का. डेस्परेट टाइम्स डेस्परेट मेजर्स या ड्रास्टिक टाइम्स कॉल फॉर ड्रास्टिक मेजर्स. तो भाई कुछ ऐसा बड़ा कदम आपको उठाना पड़ रहा है जो अच्छा तो नहीं है और आप चाहते भी नहीं हो उसको उठाना, बट आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, करना पड़ेगा. जैसे यस वी हैड टू लेट गो ऑफ 5 of our workers, ड्रास्टिक टाइम कॉल फॉर ड्रास्टिक मेजर्स. अब लेट गो मतलब ऑफ कोर्स 5 वर्कर्स जाने देने पड़े हमको, कॉस्ट कटिंग. अब नहीं प्रॉफिट हो रहा था कंपनी को, कॉस्ट कटिंग करनी पड़ी, जाने देना पड़ा उनको, क्योंकि भाई मजबूरी में ये हमको ड्रास्टिक स्टेप उठाना ही पड़ा. सो ड्रास्टिक टाइम्स कॉल फॉर ड्रास्टिक मेजर्स. मतलब वो वर्कर्स अच्छे रहे होंगे पर फिर भी जाने देना पड़ा बिकॉज सैलरी नहीं दे पा रहे उनकी. एल्विस हैज लेफ्ट द बिल्डिंग. सो बेसिकली ये तब यूज होता है जब हमको बोलना है शो खत्म हो गया है. अब मान लो कोई कॉन्सर्ट चल रहा है, इसका एक्चुअली में रीजन भी है. सो एल्विस प्रेस्ली आपको पता होगा, सिंगर थे, तो उनका जब कॉन्सर्ट हुआ करता था तो लोग जाते नहीं थे आफ्टर द कॉन्सर्ट क्योंकि दे वांटेड टू मीट हिम, राइट. तो कहना पड़ता था कि अब जाइए, द कॉन्सर्ट इज ओवर, एल्विस हैज लेफ्ट द बिल्डिंग. तो यही इसका रीजन भी यही है इस इडियम का कि इसका ओरिजिन अगर हम बात करें तो तब से ये हर शो के लिए यूज आप कर सकते हैं. जब शो खत्म हो गया है, आप जब ऑडियंस को भगाना चाहते हैं कि अब जाइए अपने अपने घर, तब बोल सकते हैं कि द शो हैज कम टू एन एंड, एल्विस हैज लेफ्ट द बिल्डिंग. So we waited for another performance by the band, but it looked like Elvis had left the building. So आपको of course इसके साथ ये बोलने की जरूरत नहीं है the show has come to an end, क्योंकि इसका मीनिंग ही वही है. तो हम सोच रहे थे दूसरी परफॉर्मेंस आएगी, बट ऐसा लग रहा था कि एल्विस हैज लेफ्ट द बिल्डिंग, मतलब शो खत्म हो चुका है, मतलब अब जो है वो बैंड परफॉर्म नहीं करेगा, शो खत्म. एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, मतलब एक बुरी सिचुएशन में भी कुछ ऑप्टिमिज्म निकाल लेना, डिफिकल्ट टाइम में भी कुछ अच्छा निकाल लेना. So I'm sorry your business is going badly, but remember every cloud has a silver lining. इसका यही मतलब है कि बुरी सिचुएशन में भी कुछ अच्छा तो होगा ही. होप रखने को बोला जाता है. सो ऑप्टिमिस्टिक रहो, होप रखो, तब आपको ये इडियम यूज करना होता है. फार क्राई फ्रॉम का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जो कही हुई चीज से बहुत डिफरेंट है. आपने कहा कुछ, किया कुछ, तो जो कहा और जो किया वो दोनों आपस में फार क्राई हैं. So what you did was a far cry from what you said you were going to do. अब जैसे मान लो कि आपने जैसे हम ऑनलाइन कुछ मंगवाते हैं, है ना, इंस्टाग्राम के पेज पर आपने देखा कि कोई चीज मिल रही है, आपने उसको फोटो देखा, आपको बड़ा पसंद आया, पर जब सामने आई वो चीज तो वैसी नहीं थी, अच्छी नहीं थी, तो आप कहोगे कि दिस आइटम इज अ फार क्राई फ्रॉम व्हाट आई सॉ ऑन इंस्टाग्राम. ठीक है, मतलब डिफरेंट है बहुत. गिव अ बेनिफिट ऑफ डाउट. बेनिफिट ऑफ डाउट तब दिया जाता है जब आपको
पता नहीं है, आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, जो सामने वाला कह रहा है उस चीज का कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन फिर भी आपने मान लिया उसकी बात। ये पता है मेरी टीचर बहुत यूज किया करती थी स्कूल में। जब आपको याद होगा कि जैसे बच्चे क्या करते हैं कि जब आपको पेपर दिखाए जाते हैं आपके हाफ ईयरली एग्जाम के, तो मार्क्स बढ़वाने के लिए बच्चे जाते हैं कि नहीं मैम इसका आंसर तो यही है। तो अब उसमें अगर टीचर भी कंफर्म नहीं होती है तो टीचर कहती है ओके आई विल गिव यू द बेनिफिट ऑफ डाउट। मतलब उस टाइम पे जो आप कह रहे हो ठीक है आई विल बिलीव यू, हालांकि मैं श्योर नहीं हूं तुम जो कह रहे हो सच है कि नहीं, बट आई विल गिव यू द बेनिफिट ऑफ डाउट, एक नंबर की बात है ले लो। मुझे तब से ये इडियम आता है, बिकॉज मैं कभी नहीं जाती थी टचवुड, मेरे नंबर अच्छे ही आते थे, बट जो मेरे फ्रेंड्स होते थे, मैंने देखा है टीचर्स ऐसे यूज करती थी कि ओके आई विल गिव यू द बेनिफिट ऑफ डाउट, इसमें मैं नंबर दे रही हूँ तुमको। सो बिलीव समवन्स स्टेटमेंट विदाउट प्रूफ। आई न्यू हिम सिंस द पास्ट 5 years, सो आई गेव हिम द बेनिफिट ऑफ डाउट कि भाई 5 साल से जानती हूँ, सच ही कह रहा होगा, हालांकि प्रूफ नहीं है मेरे पास। ठीक है, सो दीज आर 20, दिस वाज पार्ट 1 ऑफ दीज इडियम्स। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे एंड दिमाग में बैठे होंगे। जितना यूज करोगे ना अच्छे से और आपके दिमाग में बैठते चले जाएंगे, ये बिल्कुल एच हो जाएंगे आपकी मेमोरी में। ठीक है, सो क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना एंड मैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में जरूर से जल्द मिलूंगी। बाकी सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, एंड जो भी लोग सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं अनअकैडमी का वो ये डिस्काउंट कोड यूज करेंगे साक्षी24, क्योंकि यस प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ कोर्स आपको सही तरीके से सीखने की जरूरत है एंड उसी के लिए बैचेस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन वेरी सून, बाय बाय।